नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता की यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हमने इसके पहले धान की फसल में बुआई के समय या नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में बात पढ़ी थी, सुनी थी और अपन ने बात कही थी। अब हम आज खड़ी फसल में अभी हमारे धान की फसल लगने को 30 से 40 दिन हो चुके हैं। कई खेतों में इससे भी ज़्यादा उम्र हो चुकी है धान की। तो चलें आज खड़ी फसल में क्या ध्यान रखा जाए उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी पानी देर से शुरू हुआ तो अभी कई क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम अभी भी चल रहा है। धान की रोपाई का सही समय होता है 25 से 30 दिन, मगर बरसात का इंतज़ार करते हुए किसानों के खेतों में नर्सरी में इस धान की नर्सरी की उम्र 45 दिन से भी ज़्यादा की हो गई है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः किसान पूछते हैं कि अब क्या करें। अब उसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी नर्सरी जिसको आप 30 दिन के बाद उखाड़ते हैं, 30 दिन 40 दिन तक उखाड़ते हैं लगभग, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसे जब हम खेत में लगाते हैं तो एक पॉइंट पर एक पौधा नहीं, एक पॉइंट पर कम से कम 3 पौधे लगाइए। 3 पौधे, पहले एक ही पॉइंट पे आप एक ही पौधा लगाते थे, अब 3 क्यों लगाना? क्योंकि जो ज़्यादा उम्र का जो पौधा होता है नर्सरी में, ज़्यादा उम्र का होने से अब इसमें टिलरिंग की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इसमें अब कल्ले नहीं निकलेंगे। तो अब हम फिर पौधों की संख्या कैसे मेंटेन करेंगे? तो पौधों की संख्या अच्छी हो, पूरी हो पूरे खेत के अंदर, तो उसके लिए हम एक एक पॉइंट पर 3-3 पौधे लगा सकते हैं। तो हमारी पैदावार में अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे हमारी नर्सरी लेट हो गई हो। दूसरा, जो किसान भाई अभी पौधे लगा रहे हैं, यहाँ मैंने देखा है कि सामान्य प्रैक्टिस है कि आप पौधों की ऊपर की पत्ती काट करके ही लगाते हैं। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, करना चाहिए। उसमें एक विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये पौधों की पत्तियाँ आप जब तोड़ेंगे या जब काटेंगे तो ये कटे हुए भाग को खेत में नहीं डालें, इनको कहीं ऐसी जगह पर डालें कि इन पत्तियों के इस भाग को हम नष्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि इन पत्तियों पर ऊपर के भाग में भविष्य में जो तना छेदक इल्ली आने वाली है उसके अंडे हैं। उनकी माता ने अंडे रख दिए हैं आपकी नर्सरी में ही। तो हम जब तोड़ के ऊपर का पत्ता जब काट के फेंकते हैं तो समझ लीजिए हमने वो अंडे भी फेंक दिए, पर वो कहीं हमने खेत में तो नहीं फेंक दिए। और खेत में फेंक दिए तो फिर तो समस्या खेत में रह जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनको काटना बहुत अच्छी बात है। जो कट जाते हैं ऊपर के पौधे, जिनके पत्तियां कट जाती है, उनमें आगे चल कर के आपको टिलरिंग में भी फ़ायदा मिलेगा, अच्छे कल्ले निकलेंगे। और ये इसके काटने से तीसरा एक फ़ायदा बहुत है कि हमारा पौधा जिस दिन हम लगाएंगे, लगाने के कुछ समय बाद ही ग्रोथ भी करना शुरू कर देगा। नर्सरी से उखाड़ते समय एक बात का और ध्यान रखें कि उस नर्सरी की क्यारी में थोड़ी सी मात्रा में राख डाल दें। ये राख का भुरकाव अगर हम कर देते हैं और ये राख अगर ज़मीन तक चली जाती है, मिट्टी तक, तो जब आप उखाड़ेंगे तो उखाड़ते वक्त इन पौधों की जड़ें नहीं टूटेंगी। बस ये किसान की सफलता है। उखाड़ते वक्त अगर जड़ नहीं टूटी तो आपका पौधा खेत में लगने के 1 घंटे के बाद ही अपनी चाल पकड़ लेगा। और अगर जड़ें टूट जाती है उखाड़ने में तो आप याद रखिएगा, ये पौधा 8-10 दिन तक अपना मुंह लटकाए हुए खड़ा रहेगा। वो आपने देखा होगा। तो उस समय ध्यान रखें, ये राख का बड़ा महत्व है। जब आप खेत की मथाई करते हैं तो मथाई में एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा इसी समय आधार खाद डाल दें। खेत की तैयारी में नहीं, खेत की तैयारी हो चुकी है, अब खाली आपको खेत को पठार घुमाना, पाटा। उसके ठीक पहले DAP 40 किलो, कम से कम 35 किलो भी डल जाएगा तो हो जाएगा काम। म्यूरेट ऑफ पोटाश
ये भी डालें 20 किलो कम से कम। और एक महत्वपूर्ण खाद जो ज़रूरी है धान के लिए, जो आगे चल कर के खतरनाक बीमारी का न्योता देता है अगर वो नहीं है तो, वो है जिंक। तो जिंक सल्फेट के रूप में अगर दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं 8 किलो या 10 किलो जो जिंक सल्फेट है वो इसी समय देने के लायक है, इसी समय दे दिया जाना चाहिए। जब आप नर्सरी लगा रहे हैं अपने खेत में तो उस समय एक बात का और ध्यान रखें कि पानी कम से कम रहे, यानी कि पानी जितना निथार हो सके उतना अच्छा रहेगा। भरे हुए पानी में अगर हम पौधों को लगाएंगे तो ये पौधे ढीले रहेंगे, यानी कि पानी ज़्यादा होने के कारण उनकी जड़ों को मिट्टी पकड़ नहीं सकती। तो जितना पानी कम रहेगा उतना अच्छा, मिट्टी थोड़ी टाइट रहेगी तो जड़ों की पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर आप 4 दिन बाद पानी को उसमें भर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 इंच पानी शुरुआत में भरना चाहिए। जहाँ तक खरपतवार की बात है, खरपतवार कोशिश करें कि 15 से 20 दिन में, 22 दिन में खरपतवार से हमको निजात मिल जाए। तो आजकल खरपतवार नाशक बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसे खरपतवार नाशक हम कोशिश करें जिनमें दोनों तरह का खरपतवार खत्म हो जाए, यानी कि चारा वाले, यानी कि लंबी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, दोनों को समाप्त करना हो, कर सकते हो। ऐसे ही खरपतवार नाशकों का हम उपयोग करें। तो अभी कुछ कंपनियों ने ऐसी चीज़ें तैयार कर ली है, जैसे एक दवा काफ़ी पसंद की जाती है, उसका नाम है 20 पायरीबेक सोडियम। 20 पायरीबेक सोडियम, ये बहुत अच्छी दवा है। ये कहीं नामिनी गोल्ड के नाम से भी उपलब्ध होती है। तो इसकी मात्रा भी कम लगती है, 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम में काम हो जाता है मात्र, इसका स्प्रे करना है। तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। बस इसमें भी एक ही बात का ध्यान रखें, जब आपका स्प्रे होता है उस समय पानी की मात्रा कम से कम रहे हमारे खेत में। खड़ा पानी अगर है और उसमें हम ऐसी दवाइयाँ स्प्रे करेंगे तो दवाइयों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे 1 कप चाय, उस चाय के अंदर हम अगर पानी डाल दें तो मीठापन कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे खेत में नमी हो, मिट्टी हमारी नमी हो, तो उसमें ये खरपतवार नाशक अच्छा काम करते हैं। मगर पानी अगर भरा हुआ 1 इंच 2 इंच तो खरपतवार नाशक कमज़ोर हो जाते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हम इनका उपयोग करें। जब 20 दिन के आसपास की हमारी फसल हो जाती है, 20-22 दिन की, तो उस समय एक ख़ास बात कि हम पहला यूरिया भी दे दें। एक बार आपने थोड़ा सा यूरिया दिया है उस समय जब आपने पौधे लगाए हैं, जैसा मैंने बताया था कि 40 DAP, 20 पोटाश और 20 यूरिया, तीनों खाद बताए थे। अब हम बता रहे हैं कि जो खड़ी फसल में जो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग किया जाता है तो एक ख़ास टाइम होता है, और वो टाइम है 20-22 दिन, 25 दिन। इस समय एक बार यूरिया दिया जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना है। 28-30 किलो यूरिया ही काफ़ी है 1 एकड़ के लिए। ये यूरिया आपकी फसल को, आपके फसल में टिलरिंग को बढ़ावा देगा, कल्लों को बढ़ावा देगा। ये खास ध्यान रखें। एक बार यूरिया की ज़रूरत, ताकत की ज़रूरत हमारे पौधों को उस समय पड़ती है जब गभोट अवस्था आती है। गभोट अवस्था ठीक ऐसी अवस्था है कि पौधे को बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस समय हम फिर 1 डोज यूरिया का दे दें। ज़्यादा नहीं देना है, यूरिया को कम से कम दें। ज़्यादा डोज देंगे तो कीट का अटैक भी ज़्यादा होगा। ये 30 किलो 32 किलो यूरिया हम उस समय डाल सकते हैं एक बार, बस आपका खाद के मामले में आपका काम पूरा हो गया। इस बीच में अगर आपको आवश्यक लगे कि नहीं हमारे पौधों की चाल कम लग रही है या कुछ पीलापन आ रहा है, तो हम NPK 19-19-19 का स्प्रे करें 1 एकड़ में 1 किलो। जो पंप है आपका 15 लीटर वाला, उसमें आप 70 ग्राम 80 ग्राम तक NPK 19-19-19 ले करके स्प्रे करते रहें। इन खादों की विशेषता ये है कि ये जड़ ही नहीं बल्कि
पत्तियों के द्वारा भी ग्रहण कर लिए जाते हैं और तत्काल ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसके रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। तो ये जो NPK 19-19 की मैंने बात कही है, इसको बाली के निकलने के पहले तक इसका स्प्रे हम कम से कम 2 बार कर दें तो हमारा जो धान का पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छी टिलरिंग भी होगी, उसमें भी ये मदद करता है। इस समय एक बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें विशेष रूप से, अगर जड़ के पास में एक शिकायत आ रही है अभी इन दिनों कि नीचे से ही पौधा पीला पड़ रहा है, तो ये इसमें शंका ये आती है कि ये जड़ माहो तो नहीं। जड़ माहो के लिए जो दवा हम डालते हैं वही एमिडा, वही थायोमेथाक्साम दवाइयाँ, सब सिस्टेमिक दवाइयाँ, ये कॉमन दवाइयाँ हैं, इनका हम स्प्रे करें तो इनकी एक ख़ास बात यह है, इनको भी जब स्प्रे करें पत्तियों पर भी करें और ज़मीन पर भी स्प्रे को जाने दें ताकि जड़ माहो का भी अटैक ख़त्म हो जाए। जब कल्ले की अवस्था आएगी, कल्लों के बीच में माहो बैठ करके रस चूसता है और उसकी वजह से पौधे पीले पड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर आपका फुहारा जाना चाहिए। फुहारा लगाते समय, दवाई का स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखें, जल्दी नहीं चलें। अगर हम जल्दी चलते हैं तो जहाँ पर कीट बैठा है वहाँ तक फुहारा नहीं पहुँच पाता और हमको रिजल्ट नहीं आते हैं। धीरे धीरे चलें, धीरे चलने में ज़्यादा पंप बनेंगे। कई बार पंप बहुत बन रहे हैं, इसकी वजह से डर करके किसान फास्ट चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, पर उससे आपको बार बार फिर स्प्रे भी करना पड़ेगा, वो खर्चा ज़्यादा होगा। जब भी दवा छीटें स्लो चलें, बहुत धीरे चलें और कोशिश करें कि 1 एकड़ में 10 पंप 12 पंप तक बनना चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो पौधे को हम ऊपर से लेकर के नीचे तक भिगा सकेंगे। अगर नीचे तक पौधे का अगर दवा से हम अगर उसको स्प्रे कर देते हैं तो कहीं भी कीट छुपा होगा तो निश्चित तौर पर वो मरेगा। यदि हमें कहीं ऐसा एहसास हो कि पत्तों पर किसी प्रकार के धब्बे नज़र आ रहे हों तो सावधान हो जाइए। ये भविष्य की खतरनाक बीमारियों का सूचक है, जैसे ब्लास्ट है या लीफ ब्लाइट है। इस तरह की कोई भी बड़ी बीमारी आए उसके पहले अगर आप निगाह रखेंगे तो इन बीमारियों को समय से पहले आप कंट्रोल कर लेंगे। इनके लिए जो भी आप फफूंदनाशक डालें वो फफूंदनाशक सिस्टेमिक श्रेणी का होना चाहिए, और सिस्टेमिक श्रेणी का अगर फफूंदनाशक हम डालेंगे तो कहाँ पर भी स्प्रे गिरे, सिस्टेमिक फफूंदनाशक की विशेषता है कि वो पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाता अंदर के अंदर। तो ये जो दवाइयाँ हैं, मान लो टेबुकोनाझोल जो है, इसकी एक विशेषता यही है कि इसका स्प्रे हम जड़ में करें तो ये ऊपर तक भी पहुंच जाएगा, ऊपर करें तो जड़ तक भी पहुंच जाएगा। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने से भविष्य की बड़ी बीमारी या बीमारी की तीव्रता बढ़े उसके पहले हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो खड़ी फसल में इस समय सामान्यतः ये समस्या आती है। एक वो कीट आता है जिसको हम लोग हिस्पा कहते हैं, जो पत्तियों के ऊपर चलता है मगर एक अंदर के अंदर एक माइंस बना के चलता है, या कहना चाहिए कि एक खुदाई करके पत्ती के बीच में गहराई से चलता है। तो वो भी बड़ा खतरनाक कीट है, इन दिनों में वो भी आता है। एक कीट आता है जो पत्तियों को फोल्ड कर देता है, लंबाई में फोल्ड करके उसके अंदर बैठ करके स्क्रैच करता है और वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे छुपने वाले कीटों से हमें ज़्यादा सावधान रहना है। एक और कीट आता है इस समय, वो है तना छेदक, स्टेम बोरर। ये इसलिए ख़तरनाक माना जाता है कि सामान्यतः इस पर दवाइयाँ ज़्यादा असर नहीं डालती है, क्योंकि ये इल्ली अंदर छुपी हुई है, तने के अंदर है। और ये इसलिए ख़तरनाक ज़्यादा मानी जाती है कि जो मुख्य पत्ती जो बीच वाली निकल रही है, ये उसके आधार को ही खा जाती है, तो पौधा ऊपर चलना ही बंद हो जाता है।
अगर अगर इस इल्ली का अटैक लेट होता है तो बाली ही सफ़ेद निकलती है। ये इतना खतरनाक कीट है। तो हम कोशिश करें कि इनको हम जो दवाइयाँ डालें, इनके लिए दवाइयाँ सिर्फ ऊपर काम करने वाली दवाइयाँ इनके लिए काम नहीं करेगी। तो हम इनके लिए सिस्टेमिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। एक ये जो अंदर छुपी हुई इल्ली है, इसके लिए एक अच्छी दवा है हमारे धान के लिए, वो है फिप्रोनिल दवा। इसका स्प्रे करने से, ये सिस्टेमिक होने की वजह से अंदर तक की इल्ली इससे मर सकती है। एक अच्छी बात है कि फिप्रोनिल दानेदार रूप में भी आती है, 0.3% की, 0.3%। ये दानेदार रूप में अगर है अपने पास 6 किलो 7 किलो अगर हम इसको 1 एकड़ में फेंक दें, तो ये जड़ के पास जा कर के और अंदर के अंदर ये कहीं भी इल्ली बैठी हो, इसको तो मार ही देगी। ये जड़ में लगने वाले उस माहों को भी कंट्रोल कर लेगी। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो इस समय ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने जैसा बताया कि 20 से 22 दिन 25 दिन के अंदर यूरिया वाला काम ज़रूर कर लें। और जहाँ तक हो सके जिंक सल्फेट चाहे लेट डालें, पर जिंक सल्फेट की मात्रा हमारे खेतों में ज़रूर जाना चाहिए। इसमें धान की एक बीमारी, खैरा बीमारी, ये बहुत खतरनाक रोग है, इससे हम बच जाएंगे। और जस्ता और सल्फ़र ये दोनों बहुत अच्छे सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कि हमारी ज़मीन में कमी हो चुकी है, उनकी भी आपूर्ति हो जाएगी, तो हमारा धान का उत्पादन बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ ये धान की आज की बातें यहाँ कंप्लीट होती है। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे काश्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।